हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आपका आरआरबी एनटीपीसी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ 2019 वाला, उसका आंसर किया गया और उसका जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे सेट बाय सेट। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी या एनटीपीसी सेकेंड फेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आप तैयारी करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के, तो आपको जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि हम ये नहीं करें कि इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखें, इससे आपको ये अनुभव होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछता है। और आज का जो सेट है, थोड़ा जैसे मैं क्या हुआ था, शुरू में जो थोड़ा था मॉडरेट पूछा था, यानी इजी टाइप के पूछा था, और फिर उसके बाद के इजी कहने का मतलब जो आपका हो जाता बोर्ड जो होता है उसको हार्ड नहीं पूछता, वो स्मार्ट तरीके से प्रश्न को पूछता है। जैसे में अगर आपसे पूछना रहेगा कि कौन सा है, तो है डायरेक्ट नहीं बोलता है, बोलता कौन सा असत्य नहीं है, इसका कहने का मतलब सत्य है। इस तरह से प्रश्न पूछता है घुमा कर, वो एकदम स्मार्ट तरीके से पूछता है। ताइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर इससे फायदा होने वाला है। आपको ये मालूम चलेगा किस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है और उस तरीके से आपको तैयारी करना, और हम आपको ये भी बता देंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये तो जो प्रश्न पूछा बहुत ही इजी प्रश्न है कि आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3। अब देख सकते हैं बोर्ड के द्वारा दिया गया आंसर 3। जो भी एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम चल रहा है किस तरह का सीट रहता है, कि इसी तरह का आपको आंसर की दिया गया था। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे अपना जो भी प्रश्न है, जितना भी आपका साइंस आर्ट्स का प्रश्न जो है, आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ सब जो भी स्क्रीनशॉट लेकर सही से आप भेज दीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उसका जो भी मतलब जितने भी बच्चे सभी आप भेज दीजिएगा, और एक पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड मतलब कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि आप भी मतलब जैसे में हम एग्जाम दिए, कोई और एग्जाम दिए, तो सभी का जो प्रश्न है वो आपका सिलेक्टिव मिल जाएगा, ओरिजिनल बिल्कुल प्रश्न है, तो आप हमें भेज दीजिएगा। तो आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा आपको मालूम है कि 3 नियम दिए गए थे। तो आपसे पूछ लेता कि बल, ये मान लीजिए कि पहला नियम हो गया प्रथम, ये आपका क्या हो गया प्रथम, हम इस तरह से लिख देते हैं सेकेंड। समझ जाइए थर्ड नियम क्या है, ये न्यूटन का ये पहला सेकेंड थर्ड। तो पहला से है जो क्या मिलता है, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा पहला से मिलता है, और मतलब बल हम लोग किससे, और दूसरा से क्या मिलता, बल का सूत्र, जिसको हम बोलते हैं एफ बराबर ए में, यहीं से प्राप्त होता है, एफ बराबर ए में, ये आपका हो गया। यहाँ हो गया बल का सूत्र, बल का परिभाषा, बल का सूत्र। और तीसरा से क्या मिलता है, बल की प्रकृति बताता है, प्रकृति के बारे में, बल की प्रकृति। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, तो पहला, दूसरा से क्या मिलता है, बल का सूत्र, और तीसरा से बल के प्रकृति के बारे में बताते हैं, यानी प्रकृति के बारे में बताता है, दूसरा से भी याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा से। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा हम लोग इस पर टाइम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ डिस्कस हम लोग करना है, इसमें सिर्फ आपको हम ये बताना है कि किस टाइप का प्रश्न पूछता है और किस तरीके से पूछता है। प्रश्न हार्ड नहीं पूछता है, बस स्मार्ट तरीके से पूछता है, आपको स्मार्ट तरीके से हल भी करना होगा, और ध्यान से शब्दों को पढ़िएगा। इनमें से किसी पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, शायद आप पहली बार इसका नाम भी सुन रहे होंगे। आप देख सकते हैं जो आंसर दिए हैं, इसका 1 दिए हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट इस में एग्जाम दिए होंगे, इसका आंसर क्या दिए, 1 दिए, लेकिन इसका आंसर सही क्या जाएगा, बांस। और सबसे अगर पूछता कि जैसे में हो गया घास, तो सबसे बड़ा घास क्या होता है, बांस एक प्रकार का घास है।
या ये भी प्रश्न पूछा सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा हो जाएगा, तो बांस यानी एक प्रकार का क्या है, घास है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। तो लिख रहा है संश्लेषित फाइबर, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं, से आग पकड़ लेती है। हालांकि फाइबरमैन की बैटरी को अम्लीय रोधी बनाने के लिए उस पर डॉट प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, सही से प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया मेलामाइन। और जो नायलॉन होता है, पहला रेशा प्रश्न पूछेगा। पहला रेशा। अगला प्रश्न चलते हैं, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, ये तो आपको मालूम होगा। देखिए मैं यहाँ से हटा दी इसको इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ जो रहता है इसको हम आपको बता रहे थे कि ये जो ओरिजिनल प्रश्न है, तो इसलिए हटा दी क्योंकि प्रश्न सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ तो जो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो जो एलपीजी का जो पूर्ण रूप होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड कहने का मतलब होता है द्रवीभूत, यहाँ हिंदी में ही लिख दिया लिक्विफाइड, इंग्लिश में ही, तो अगर इसका हिंदी आप करिएगा तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला, और इसमें आप याद रखें मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन। एलपीजी में अगर आपसे मुख्य रूप से पूछेगा तो ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि मुख्य रूप से पूछ रहा है या ब्यूटेन में। अगर मुख्य लगा दिया प्रश्न कि मुख्य रूप से कौन सा गैस रहता है एलपीजी में, तो ब्यूटेन, और एलपीजी में कौन सा गैस रहता है तो ब्यूटेन प्लस प्रोपीन लिखेंगे, प्रोटीन लिख दिए थे, प्रोपेन। ठीक है, मुख्य रूप से ब्यूटेन। अगर पूछेगा कि एलपीजी मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है तो ब्यूटेन होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और गंध किसके कारण आता है, तो जो मिथाइल मरकेप्टन के कारण नहीं आता, इथाइल मरकेप्टन के कारण गंध आता है। तो दोनों ऑप्शन देता है, हम लोग यही गलती करते हैं क्योंकि याद रखते हैं मिथाइल मरकेप्टन, तो मिथाइल मरकेप्टन नहीं होता। अगर इथाइल मरकेप्टन ऑप्शन में नहीं है तो मिथाइल मरकेप्टन होगा, अगर दोनों ऑप्शन है तो इथाइल मरकेप्टन पहला होगा, उसके बाद मिथाइल मरकेप्टन। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है, तो ये तो आपका हो जाएगा कैरेन, तो ये अपर्णा कुमार। अगला प्रश्न चलते हैं, भारत का प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो श्रीहरिकोटा। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और ये कब किया गया था, तो 2008 में। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन बी। और आप याद रखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा, विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, बी और सी। और बसा में घुलनशील बोलेगा तो इसके अलावा हो जाएगा, जैसे में के हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो एच.वी. डरोजियो, हेनरी विवियन डरोजियो जिसको हम बोलते हैं पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, देखिए आप यहाँ ध्यान से पढ़िए, लिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू 1925, 1917, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा कांग्रेस के तो एनी बेसेंट कब की थी अध्यक्षता, 1917 में, और सरोजिनी नायडू 1925 में,
ठीक है। देखिए भारतीय अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू। आप यहाँ में यही प्रश्न नहीं पढ़ते कि पढ़ लेते कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोनों में अंतर है। अगर पूछेगी नहीं, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जो ये सब किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, तो आपको मालूम है जो भी उच्च न्यायालय होता है राज्य के, तो ऑप्शन नंबर बी। पूना समझौते पर किस ने हस्ताक्षर किया? तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, ये तो आपको मालूम है। और 1932 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। दलितों पर इस पर चर्चा किया गया था यरवदा जेल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीन पियरे हैरिसियन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है, यानी कल्पना चावला के जीवन के बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द ईज ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा लिखा गया? तो जीन पियरे हैरिसन। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है नाम कि किसके द्वारा लिखा गया। पेंसिलियम एक डॉट डॉट है, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा तैयार किया गया था। और किससे तैयार होता? तो कवक से, जिसको बोलते हैं फंजाई, जिसको बोलते हैं फंगस, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय कहने का मतलब होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय कहने का मतलब होता है, आप यहाँ इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज होते तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, और एक होता है नवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, इसी को हम बोलते हैं परंपरागत। परंपरागत परंपरागत अपरंपरागत। ठीक है, परंपरागत कहने का मतलब है जो परंपरा, मतलब जो चलते आ रहा है शुरू से। ठीक है, परंपरा कहने का मतलब ही होता है, परंपरागत कहने का मतलब जो चलते आ रहा है शुरू से, और उसी को मतलब अनवीकरणीय, और नवीकरणीय का मतलब नया जो अभी। तो परंपरागत जो चलते आ रहा शुरू से, तो जैसे में आप क्या ले सकते हैं, जैसे में नवीकरणीय है बोला है, यहां प्रश्न में निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती जो हम लोग पहले यूज करते थे, मोमबत्ती, और हो जाएगा आपका, इधर आइएगा तो टॉर्च, सौर प्लेट, सौर ऊर्जा, ये आपको हो जाएगा। यानी मोमबत्ती कहने का मतलब इधर मोमबत्ती, और जो भी मतलब जो पहले से है और जो नया जैसे में तैयार हुआ, जो भी इलेक्ट्रीशियन सामान हो सभी को क्या हो जाएगा? अपरंपरागत में। इसको आप ध्यान दे। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? संश्लेषण गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब नया। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें कोयला,
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये सब तो पहले भी उपस्थित है। तो इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर ए रूस हो जाएगा। विश्व का जो सबसे अधिक प्राकृतिक जो गैस भंडार है ये कहाँ है? रूस स्थित है। देखिए आप इसको बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में। या अगर हम अगला बार टॉपिक लाएंगे तो उसमें आपको हम ऐड कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये वैशाली, आपको मालूम है कहाँ पड़ता है? बिहार में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन कब होता है? देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, ठीक है। और अवायवीय श्वसन कहने का मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो, भोजन का विखंडन सब होगा तो क्या होगा? वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन के बिना अगर भोजन का विखंडन होता है अवायवीय श्वसन। कहने का मतलब वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन के द्वारा मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो होगा श्वसन, और अवायवीय श्वसन कहने का मतलब बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। अब समझ गए होंगे। तो कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान। ऑप्शन 2 दे रहा है ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान, किए बिना, ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान। अगला दे रहा ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। तो हम बताइए वायवीय श्वसन, बिना कहने का मतलब ऑक्सीजन का नहीं, तो ये बिना वाला तो गलती हो जाएगा और इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विखंडन के दौरान, यानी ऑक्सीजन के उपयोग से भोजन का विखंडन, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वही आपका क्या हो जाएगा? भोजन का विखंडन, वही क्या हो जाता है? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहने का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे EU-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया? तो कामिनी, आप याद रखिएगा, इसका आंसर ही आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए आपको क्या करना है, जो भी सैटेलाइट ये सब जो लॉन्च किया गया उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या? तो मानव शरीर में आरबीसी का जो काम है वो ऑक्सीजन को रक्त में घुला, मतलब रक्त में मिलाकर विभिन्न अंगों तक क्या करना? पहुंचाना। तो ऑप्शन ए तरह शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, शरीर के कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना, तो ये काम नहीं करता है। वो ऑक्सीजन को मिलाकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है घोलाकर। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित रूप में उत्सर्जित करना, तो ये तो होगा नहीं। शरीर कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना, ये सब आरबीसी का काम है, खून का। तो इसका आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर है कि शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। अगला, वर्षीय आर्य राजेंद्रन डॉट डॉट की मेयर के रूप में भारत के सबसे कम युवा के मेयर बने। तो ये कहाँ के बने थे? केरल के तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो जो प्रदूषित हवा होता है उसमें किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो आप यहाँ दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन बी और सी तो होगा नहीं, इतना तो आप जान रहे हैं कि ओजोन और विशिष्ट कणमय पदार्थ। तो एक ऑप्शन बचा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको हम बता दें कि गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस है, तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस। और अगर ये प्रश्न पूछता है कि गाड़ी से सबसे निकलने वाला सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला गैस कौन सा? गाड़ी से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर लगा देगा गाड़ी से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला जहरीला गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पराग कण, जो कण होता है उसके कारण। अगला प्रश्न है, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो आप एक बार वर्गीकरण आपको जरूर देखना चाहिए, आप इसको एक बार जरूर देख के जाइए क्योंकि इससे प्रश्न रहेगा ही। तो अनावृत बीजी, अनावृत बीजी कहने का मतलब बिना बीज का। आवृत बीजी कहने का मतलब, देखिए अनावृत बीजी कहने का मतलब बिना बीज का, मतलब बीज नहीं होगा। आवृत बीजी कहने का मतलब बीज उसमें होगा, बीज होगा, ठीक है।
इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसका आंसर आप गलत जरूर लगाए होंगे, चार्ल्स बैबेज। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को नहीं कहा जाता, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, HIV का इलाज नहीं होने पर डॉट डॉट हो सकता है। तो ये तो आपको भी मालूम हुआ, एड्स। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया? तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल कितना तक चला? यानी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 मार्च 1930 को लास्ट हुआ था। ठीक है, और कितना दिन तक चला था? तो 24 दिनों तक चला था, साबरमती से दांडी तक। ये भी पूछ लेता कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती से दांडी के लिए, साबरमती से लेकर दांडी तक। तो 1930 ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो जो प्रथम हुआ था 18 मई, देखिए फर्स्ट पूछेगा तो 18 मई 1974, जिसका क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। थीम जो था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते हुए बुद्ध। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था एक कब हुआ? तो 13 मई, कभी कभी 11 मई भी देता, तो आप इसको ध्यान दें, 13 मई 1998। 13 मई 1998 को किया गया था सेकेंड वाला। ठीक है, और इसका जो थीम था ऑपरेशन शक्ति 98, सेकेंड वाला का। और दोनों कहां से किया गया था? तो पोखरण राजस्थान से, पोखरण राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फर्स्ट वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो CSO के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। अगला प्रश्न पे चलता है, और नीति आयोग से जरूर प्रश्न पूछेगा, नीति आयोग से जरूर प्रश्न पूछेगा, ऐसा हो ना सके। तो 2015 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। और पार्सेक भी किसका? पार्सेक भी दूरी का ही इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था भारत में इंटरनेट, 15 अगस्त 1995 को। जालियांवाला बाग नरसंहार को डॉट डॉट हुआ था, मतलब कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। ये तो मालूम होगा, लेकिन प्रश्न ये पूछ लेता है, नहीं पूछा भी है, कि जो रॉलेट एक्ट है उसको काला कानून किसने कहा? रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? आप जितना भी आपके पास बुक हो उसमें, बुक में नहीं मिलेगा, गूगल पर भी पूछेगा तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने जो रॉलेट एक्ट है उसको काला कानून कहा, रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, कोलम शैली। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डॉट डॉट उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि स्मार्ट क्वेश्चन यही होता है कि नहीं हटाया जाता से पूछ रहा है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त के, भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पे महाभियोग नहीं लगाया जाता, इसको नहीं हटाया जा सकता। प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4। एक याद रखिएगा, सरला, सदस्य संसद
79। राज्य राज्यसभा पूछ लेता कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो राज्य राज्यसभा याद आया तो बता दे रहे 80, और एल से लोकसभा 81। तो अब याद रखिएगा लाइन से सरला, यानी 79 बोले तो संसद के बारे में बताएगा अनुच्छेद 79 में, और 80 में बताएगा राज्यसभा के बारे में, और 81 यानी 81 के बारे में बताएगा लोकसभा के बारे में बताएगा 81 में। तो इसको आप याद रखिए जरूर, ये भी पूछेगा। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल्स के नाम से लोकप्रिय है? चेन्नई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई सबसे लास्ट में। ये कहाँ? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला, सोचिए, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो भी आपका अगर पढ़ रहे हैं, जो प्रथम बार लास्ट में रहता है, लूसेंट में आप देखिएगा तो उसके लास्ट में जो भी रहता है, पहला बार जो हुआ रहता है, प्रथम बार जितना भी है और जितना भी स्पेस से रिलेटेड है वो सब सारा आप एक बार जरूर आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम बार वाला जरूर पूछता है एग्जाम में, तब उसको एक बार देख लीजिएगा। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ये तो हम आपको बता दिए थे, बास मैलानिन। ये भी रिपीट हो रहा प्रश्न, ये दोनों जो प्रश्न क्या है रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो आप इसको याद करना पड़ेगा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको याद रखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछा है फिर भी, मतलब फिर से एग्जाम में दोबारा से भी पूछ सकता है, आपको फुल फॉर्म एक बार जरूर देखना चाहिए। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ENIAC, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है? तो सिंपल आप इसको बना दीजिएगा, इंसुलिन। देखिए इंसुलिन किसके कारण? इंसुलिन के कारण क्या होता है? मधुमेह। तो मधुमेह कहने का मतलब जो बीमारी ये सब होता है किसके कारण? ज़्यादा आप मीठा चीज़ खाइएगा ना तो ये सब बीमारी होता है, मधुमेह सब। इसका कहने का मतलब है, तो इंसुलिन जैसे ही कमता है तो हम बोलते हैं कि मधुमेह रोग होता है। इसका कहने का मतलब इंसुलिन जब रहता है तो क्या करता है? शर्करा को नियंत्रित करता है, इसलिए मधुमेह रोग नहीं होता। मधुमेह रोग जो होता है किसके कारण होता है? जो भी हम मीठा चीज़ खाते हैं या जो भी शर्करा यानी मीठा जो भी रहता है, जितना आप मीठा ज़्यादा खाइए तो मधुमेह रोग होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो आप आज से कम कर दीजिए अगर आप खाते हैं तो अगर मीठा चीज़ खाते हैं तो अगर इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन का नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन जो शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का कमी रहेगा तो नियंत्रण कर नहीं पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। तो वही पूछा, रक्त शर्करा का स्तर को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी पूछ लेते कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। या ज़्यादा में शर्करा ये सब खाएंगे तो क्या होगा? मधुमेह रोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग में है बताना? तो फैक्स, फेसमल, रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही दिया गया। यानी DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा और इसको याद कर लिया, डायरेक्ट फुल फॉर्म में पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन इसमें पूछा कि गलत फुल फॉर्म कौन सा है? URL। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म पूर्ण रूप का गलत युग में है URL। तो यहाँ देखिए बहुत ही बारीकी से लिखा, रिजर्व लिख दिया, लेकिन वहाँ क्या होता है? रिसोर्स होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ क्या होना चाहिए? रिसोर्स होना चाहिए। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए URL कोड होता क्या? तो जो लास्ट में जब भी सर्च करते हैं तो टाइप करते हैं HTTPS www. फिर सर्च करते हैं तो वही आपका क्या होता है? URL कोड होता है, जो ये आपका है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो नहीं में बताना, तो ऑप्शन दे रहा है कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। प्रकीर्णित मत कहने का मतलब फैलाता है, जिसमें आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप छोटा बारीकी सा कोई भी छिद्र से अगर प्रकाश आ रहा है तो उसमें ध्यान से देखिएगा तो कण आपको दिखाई देगा,
तो वही क्या होता है, परिकीर्णित होता है। तो बोल रहा है कि जो कोलाइड होता है इससे गुजरने वाले प्रकाश को पुंज को परिकीर्णित नहीं करता, एक गलत बता रहा है, परिकीर्णित करता है। जो भी कोलाइड होता है, घोल होता है, वो क्या करता है, प्रकाश को परिकीर्णित करता है। अगला लिख रहा है कि बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये बात सही है। बावल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होता। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण का हम एक टॉपिक ही लाएंगे और उसको आपको बता दिया। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण। तो हम आपको इसलिए यहाँ आपको डिटेल्स नहीं बता रहे क्योंकि हम आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाते हैं। साइंस आप देख सकते हैं, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा क्योंकि इसमें लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो जो ये आपका रियोन हो जाएगा, क्या मानव निर्मित रेशा है। आप इसको याद रखिएगा, मानव निर्मित रेशा रियोन। ये पूछ लेगा। और नायलॉन पहला रेशा था, तब इसको दोनों को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्मिक एसिड कहने का मतलब अम्ल है। एसिड कहने का मतलब है अम्ल है। तो हम आपको बताए थे एसिड जब बेस से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उदासीन। तो अम्ल जैसे में चींटी हो गया, जो भी बिच्छू रहता है, जब काटता तो क्या होता है, अम्ल चला जाता। तो अम्ल हम लोग क्या करेंगे, उस पर जैसे ही बेस देंगे यानी क्षार, तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता तो बनाता है उदासीन। जब उदासीन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बोल रहा कि बेअसर मतलब असर न करे, करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका कहने का मतलब जब अम्ल गया तो हमको क्षार इसमें उपयोग करना होता है, हमको चुनना है क्षार। तो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और क्षार कहने का मतलब जो OH माइनस दे, और जो H प्लस दो अम्ल है और जो OH माइनस दे क्षार है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर आप सूत्र देखिएगा तो NaHCO3 होता है। इसमें H है, जिसमें H रहेगा वही ना OH देगा। बाकी में आप देखिएगा तो इसमें सोडियम कार्बोनेट आप देखिएगा तो इसमें भी नहीं है। पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें बाइकार्बोनेट जहाँ रहा वहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खाने वाला सोडा, यानी क्या है, क्षार है। अगला, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को डॉट कहा जाता है। तो देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा तो ये इनडायरेक्ट पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनार। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि रडार और सोनार का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, रडार और सोनार का फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, पूछेगा। और देखिए सोनार होता क्या है, जो भी वस्तु जैसे में क्या होता है, पानी में जैसे हमको चेक करना वस्तु, तो जब पानी में वस्तु को चेक करना था कहाँ पे, तो ये इसी के द्वारा चेक किया जाता। और इसमें कौन सा तरंग उपयोग किया जाता, अल्ट्रासोनिक। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता कौन सा तरंग उपयोग किया जाता। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? कांडला बंदरगाह, और ये कहाँ, गुजरात में स्थित है। तो ये कैरेंट का प्रश्न है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेगा कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिख ही दिया कि पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। इसका कहने का मतलब प्रश्न में ही छुपा है। तो मृत जीवी पोषण। कीटभक्षी क्या होता है, तो कीटभक्षी पोषण कहने का मतलब जो कीटभक्षी, जो कीट को मतलब भक्षण करे, मतलब खाए, भक्षण करने का मतलब कीट को। परपोषी, स्वपोषी, तो परपोषी जो दूसरे ऊपर निर्भर हो, स्वपोषी जो अपने आप पे निर्भर हो, और मृत जो मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, और कौन सा एक था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, इसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है,
हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? तो एक्ट था 1934 का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आयोग कौन था? आयोग जो था हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे। और एक्ट कौन था? जो एक्ट था 1934 का एक्ट था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो श्रीलंका, द्वीप, भारत क्या है? तो द्वीप कहने का मतलब जो चारों तरफ से क्या हो? पानी से घिरा हो। द्वीप कहने का मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा। और भारत है जो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहने का मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो अब देखिएगा जो भारत का जो निचला हिस्सा कुछ इस टाइप का, तो इधर इधर और इधर से पानी से घिरा है। इसका कहने का मतलब क्या है? प्रायद्वीप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। तो आज का आपका जो भी प्रश्न था तो 50+ प्रश्न आज हम लिए थे, तो ये आपका कवर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपका जो प्रश्न है वो सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके सही से, उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो जो भी एग्जाम दे दिए हैं या देने वाले हैं, या सेकेंड जो आपका NTPC CBT 2 का एग्जाम होगा, या अभी तैयारी कर रहे हैं मतलब ग्रुप डी का नया तैयारी करने वाले हैं, या जो भी तैयारी मतलब कर रहे हैं, तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इससे आपको अनुभव मिलेगा किस टाइप का प्रश्न पूछता है और किस टाइप से हमको पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग के विधाता नहीं बनना, नहीं तो महान बनना, क्योंकि हम लोग लेना सिलेक्शन। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको 60 से 70% ही नंबर लाना होता है, यानी 65 से 70% नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। ज़्यादा विधाता बनने की कोशिश करिएगा तो आप क्वालिफाइड नहीं हो पाइएगा। देखिए 40% ईजी प्रश्न पूछता, 40% मॉडरेट प्रश्न पूछता, 20% जो पूछता है ऐसा प्रश्न जो नहीं बनता। तो आप 20% कवर करने के चक्कर में आप 80% को गवा दीजिएगा। और आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना होता? 70 से 65%। ठीक है, तो आप वहाँ ध्यान दीजिए जो बार बार टॉपिक को पूछ रहा है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई आपको करना है, विधाता नहीं बनना। देखिए टीचर को क्या होता है कि टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है तो आपको कुछ भी पढ़ा सकता है। तो पढ़ना है तो पढ़ाई कभी एंड नहीं होता। तो आप सिलेबस के अनुसार अपना तैयारी को जारी रखें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।